हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो और रेगुलरली अपना जो सिलेबस है बायोलॉजी का वो फॉलो कर रहे हो। अभी हम लाइफ प्रोसेस का चैप्टर कर रहे हैं और हमने न्यूट्रिशन का पार्ट पूरा कर चुके हैं। तो आज कुछ उससे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन उस पर चलेंगे। तो लाइफ प्रोसेस में जो ये आपकी बुक है इसमें पेज नंबर चैप्टर 5 है और पेज नंबर 81 में कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। न्यूट्रिशन का हमने पढ़ चुके हैं तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और लाइफ प्रोसेस का जो इंट्रोडक्शन था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। तो ये है डिफ्यूजन का फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए वो है कि अगर हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो कि सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं तो उसमें क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये अमीबा है, अमीबा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और वो वाटर बेस्ड है, मतलब पानी में रहता है। तो उसका क्या होता है, ये पूरा जो सरफेस एरिया है उसकी बॉडी का जो पूरा सरफेस है ये कांटेक्ट में है, पानी के पूरे कांटेक्ट में है। तो इससे डायरेक्टली ये डिफ्यूजन पॉसिबल हो जाता है उसकी बॉडी में। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन के प्रोसेस से ईजीली जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का इन एंड आउट ऑफ द सेल वो पॉसिबल होता है, लेकिन मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स में ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो यही क्वेश्चन है आपका कि वाई इज़ डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स जो होते हैं और ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड, तो मल्टी सेल्यूलर में बहुत सारे सेल्स होते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी सारी होती है। तो जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स जो होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं वो सराउंडिंग मीडियम से डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं होते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से नहीं जाती है। और ऑक्सीजन इनटेक के लिए सब वेल डेवलप्ड सिस्टम्स बने हुए होते हैं, राइट। तो इसका जो प्रॉपर तरीके से आप जो आंसर लिखोगे वो आप यहाँ से लिख सकते हो, ये पेज नंबर 80 में और ये पैराग्राफ है यहाँ पे है, यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ में आपको मिलेगा इसका आंसर कि इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड because the entire surface of the organism is in contact with the environment। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमीबा का एग्जाम्पल आपको बताया कि अमीबा का जो पूरी एक ही सेल का होता है और उसके कांटेक्ट में रहता है वो एनवायरनमेंट के, तो इसलिए आराम से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिमूवल ऑफ वेस्ट और इन सब सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है एक सिंगल सेल की वो एक डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही हो जाती है। और अलग से एक सेल में एक सेल है तो उसमें कहाँ से जो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स वगैरह ये सब तो हो ही नहीं सकते। तो एक सिंगल सेल में एक सेल के अंदर ही जो साइटोप्लाज्म है, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो उन्हीं में वो ही सारी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करके और उसको अलाइव रखते हैं। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से पॉसिबल होता है। और सेकेंड पार्ट है कि इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, दस सिंपल डिफ्यूजन मे नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। तो आप ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लाइन यहाँ तक एनवायरनमेंट तक लिख सकते हो, फिर ये इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से लेके यहाँ तक सेल। तो ये आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप इस तरह से आप लिख सकते हो, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। तो लाइफ प्रोसेस जो होती है, जब हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं तो हम यही चीज़ देखते हैं कि कौन सी चीज़ अलाइव है, कौन सी चीज़ नहीं है, और जो अलाइव है तो उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि क्राइटेरिया क्या क्या है। तो क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्राइटेरिया जो होते हैं, क्राइटेरिया फॉर बीइंग अलाइव, इसमें आप ये कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहले तो हम बोलेंगे जैसे एक पत्थर है और दूसरी तरफ एक हमने
पत्थर को देखा, वो जैसे रखा हुआ है वैसे ही रखा रहेगा। काफ़ी साल बीत जाएंगे, काफ़ी सालों बाद भी अगर हम आते हैं तो वो वैसा का वैसा ही हमें दिखेगा, कुछ उसमें चेंजेस नहीं होंगे। दूसरी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें हम देखेंगे कि वो तो मूवमेंट शो करता है, मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट भी हो सकती है, और उस अदरवाइज़ भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है। प्लांट्स के केस में वो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन फिर भी ग्रोथ होती है तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है उसमें। तो ये सारे क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, तो उनको हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, सेंसेस, रिएक्शन, इंटरैक्शन। कोई भी चीज़ अगर लिविंग होती है तो वो इंटरैक्ट करती है दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में, और फिर रिएक्ट भी करती है। कोई भी लिविंग है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्शंस देते हैं। सेंसेस होते हैं, सेंसेस जो होते हैं जैसे हम जो 5 सेंसेस, जैसे अगर जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है उनमें आइज़ हैं तो आइज़ से वो देख पाएंगे, और स्किन है, जैसे हम अगर खुद की बात करें ह्यूमन बींग्स में, सीइंग, सेंस ऑफ साइट हम देख सकते हैं। फिर स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, हम स्मेल ले सकते हैं। और इसी तरह से टच का जो सेंसेस होता है वो है सेंसेस, राइट, हियरिंग। और इसके अलावा जो हमारी इसमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, तो सेंसेस जो होते हैं ये एक क्राइटेरिया है ऑफ बीइंग अलाइव। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, प्लांट्स में एक सीड की बात करें, सीड को हम सो करते हैं, ज़मीन में बो देते हैं, पानी देते हैं, और सनलाइट भी उसको मिलती है तो वो ग्रो करता है, उसमें से सीडलिंग बन के निकलता है। मिट्टी में से एक छोटा सा पौधा निकलेगा, सीडलिंग निकलेगा, राइट, और उसमें ग्रोथ होगी। थोड़े दिन में हम देखेंगे वो प्लांट बड़ा हो रहा है, लीव्स बन रही है, ब्रांचेस बन रही है, स्टेम बन रहे हैं, तो वो ग्रोथ है, ग्रोथ रिलेटेड, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन है। इवन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें सेल्स होते हैं, तो सेल डिवाइड होते हैं, और फिर वो बॉडी का जो वॉल्यूम है वो उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं, राइट। मेटाबॉलिज्म, जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए, उसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। जैसे हम लाइफ प्रोसेस में हम यही पढ़ रहे हैं, जैसे न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा कि एनर्जी का सोर्स कहाँ से आएगा, तो लेकिन फूड खाते हैं तो फूड का होता क्या है बॉडी के अंदर जाके, तो वो मेटाबॉलिक सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी तरह से हम और भी पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर और ये रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, राइट। तो इस तरह से जो हमारे ये जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इतने ये सारी लाइफ प्रोसेस होती हैं, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं इन सब में। सो दैट इज़ इट, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो केपेबल होता है एक खुद के ही तरह के दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने में, तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, दिस इज़ द एबिलिटी टू क्रिएट it is the ability to create living beings of its own kind। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, रिप्रोड्यूस करेंगे तो फिर वो ह्यूमन बींग्स को जन्म देंगे। इसी तरह से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद की ही तरह की स्पीसीज़ को जन्म देने में सक्षम होता है, रिप्रोड्यूस करने में वो केपेबल होता है। तो ये दीज आर द क्राइटेरियाज फॉर बीइंग अलाइव: रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, सेंसेस, रिएक्शन, इंटरैक्शन, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड whether something is alive. Now comes third question, what are the outside raw material used for by an organism? Raw material, जैसे हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये रॉ मटेरियल की जब बात करते हैं तो जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है तो हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। प्लांट्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके और वो सिंथेसाइज कर सकते हैं एक ग्लूकोज नाम का ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसके ब्रेकडाउन से फिर एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी जो होती है उससे वो प्लांट खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में उस एनर्जी को यूज़ अप कर सकता है। तो रॉ मटेरियल कौन कौन से हुए? सो क्वेश्चन इज़ व्हाट आर
what are outside raw materials used for by an organism. रॉ मटेरियल्स में आ जाएगा जैसे इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल प्लांट्स जो यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर H2O वो रूट्स से एब्जॉर्ब होती है सॉइल से, प्लांट्स में जो रूट्स होती है वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर जब प्लांट सिस्टम में पहुंचता है तो वो वाटर काम में आता है। तो फोटोसिंथेसिस नाम की जो रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है जिससे कि ग्लूकोज बनता है, तो उसमें इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सनलाइट। सनलाइट एनर्जी का सोर्स है, सनलाइट सन की जो रेज होती है उससे सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सनलाइट और वो जो लाइट होता है, वो जो लाइट होती है वो क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट होता है प्लांट्स में, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है। जो सनलाइट की जो लाइट होती है, लाइट फोटोलिसिस में हेल्प करती है, जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसको उसका ब्रेक डाउन करती है और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयंस लिबरेट होते हैं। ऑक्सीजन फिर फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट के रूप में प्लांट से निकल जाती है बाहर और ग्लूकोज बनता है। तो रॉ मटेरियल कौन कौन से हुए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल हैं। Now what process would you consider essential for maintaining life? What processes? Life processes. So life processes का आपको life processes के बारे में लिखना है, उनको मेंशन करना है आपको। न्यूट्रिशन है, और इसके अलावा रेस्पिरेशन एंड देन वी हैव ट्रांसपोर्टेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन और फाइनली एक्सक्रीशन. So these are some of the life processes which are essential for maintaining of life, right? इसके अलावा कुछ questions और बनते हैं इसमें. वो ये है, ये आपका पेज नंबर 87. पेज नंबर 87 में ये कुछ questions हैं. What are the differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? तो इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दूसरे उसमें हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. बेसिक डिफरेंस जो है वो है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स द ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर इट्स देयर ओन फूड, कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूजिंग द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल एंड दे कैन प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक ग्लूकोज. तो इसमें फिर ये फर्स्ट पॉइंट. फिर सेकेंड आप लिखोगे कि प्लांट्स आर कंसिडर्ड एज प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल पिगमेंट एंड photosynthesis process happens inside the chlorophyll pigment and as a result of which glucose molecule is formed in the plants. So they use inorganic raw materials like carbon dioxide and water and they absorb sunlight and the process happens inside the chlorophyll and glucose is formed. तो इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको ये भी देना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस की जो ये इक्वेशन है ये आपको लिखनी पड़ेगी, राइट. सो दिस इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको लिखना होगा कि ऑल बिसाइड्स, और हम ऐसे लिखेंगे कि हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स when the organism depends on other living organisms for obtaining its nutrition, then it is known as heterotrophic nutrition. और उसमें फिर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा टाइप heterotrophic nutrition में कि organisms they can have holozoic mode of nutrition, saprophytic mode of nutrition, parasitic mode of nutrition and symbiotic mode of nutrition. इन सब के बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा, नाम लिखने पड़ेंगे. तो हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देनी होगी और उसके अलावा इसकी टाइप्स देनी होगी, आपको नाम लिखने होंगे एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. सेकेंड क्वेश्चन है वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. तो इसमें आप लिखोगे कि प्लांट्स रिक्वायर इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड क्वेश्चन है वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. तो इसमें लिखोगे आप कि प्लांट्स they have stomatas present on the leaf surfaces and through these stomatal openings the leaves can absorb carbon dioxide. So carbon dioxide enters into the leaf through the stomatal openings, right.
जो लीफ में स्टोमेटा नाम के जो ओपनिंग्स होते हैं, लीफ पोर्स भी बोलते हैं, तो उनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है और उसके थ्रू प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अंदर लीफ में चली जाती है सेल्स में. So this is one part. And second, water. Where do they get water from? So water is obtained by the roots. The roots of the plants absorb water from the soil, and this water reaches the leaves. So this water is present in the plant body. So cells take up water from there. So these are the two inorganic raw materials. So plants obtain carbon dioxide from atmosphere and water from the roots. What is the role? This is third question. This is also very important. What is the role of the acid in our stomach? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हमने पढ़ा है. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में जैसे ये हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है, हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, एसिड्स के बारे में पढ़ा था. तो एसिड का क्या रोल होता है, तो हमने पढ़ा था जब ये फूड जो होता है स्टमक में आता है. फूड हमें पता है, जब फूड हम उसका मैकेनिकल डाइजेशन माउथ में ही फूड का स्टार्ट हो जाता है. सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है. फिर वो जो फूड होता है बोलस कहलाता है वो, और सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है. टीथ उसको क्रश कर देता है फूड को, लार्ज फूड को स्मॉल फूड बना देता है. बोलस के फॉर्म में वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आता है. और ईसोफेगस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब होती है मस्कुलर ट्यूब, पेरिस्टालसिस से वो बोलस को नीचे पुश करती है और स्टमक में फूड बोलस आता है. अब जैसे ही बोलस स्टमक में एंटर करता है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होती है स्टमक की इनर लाइनिंग में, उनसे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, उसमें एसिड होता है, HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड, राइट. तो एसिड का क्या रोल होता है, 3 रोल होते हैं इसके. फर्स्ट है एसिड विल किल द बैक्टीरियाज विच इज़ प्रेजेंट इन द बोलस. क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें हमेशा बैक्टीरियाज तो रहते ही हैं, हम उनको कुक भी करते हैं खाने को. कई बार हम सैलड्स वगैरह खाते हैं, सलाद जो हम रॉ वेजिटेबल्स जो होती हैं, तो अगर उन्हें भी खाते हैं तो बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं, सब जगह होते हैं. तो एसिड के जो 3 फंक्शन है, फर्स्ट है इट विल किल द बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन द बोलस. सेकेंड है एसिड विल प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम, राइट. जो एसिड होता है उसका सेकेंड रोल होता है इट मेक्स द मीडियम एसिडिक. ये हमने पढ़ा था गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम. देन एक इसका थर्ड जो फंक्शन है वो है कि एसिड एक्टिवेट्स पेप्सिन. पेप्सिन नाम का एक एंजाइम सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूस में. जैसे ही बोलस जो है वो स्टमक में आएगा तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है. गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होती हैं, एक है HCl एसिड, सेकंड है पेप्सिन और थर्ड है म्यूकस. म्यूकस का फंक्शन है एसिड से बचा के रखना इंटरनल लाइनिंग स्टमक की, जिससे वो कोरोड नहीं हो जाए, ख़राब नहीं हो जाए. और पेप्सिन जो होता है वो इनएक्टिव स्टेज में होता है. तो HCl का जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इट विल एक्टिवेट द पेप्सिन. पेप्सिन जो फूड में प्रोटीन कंटेंट होता है उसको डाइजेस्ट करता है. सो इनएक्टिव पेप्सिन इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्टिव पेप्सिन, यानी कि पेप्सिन को एक्टिवेट करना. सो यू गेट द आंसर. जो थर्ड क्वेश्चन था, what is the role of acid in our stomach? The role of acid in our stomach is to create acidic medium for the food, to kill the bacteria present in the food, and third is it activates the pepsin. Pepsin is an enzyme which is present in gastric juice. Okay, now let's move on to fourth question. What is the function of digestive enzymes? डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, देखो सलाइवरी ग्लैंड जो है उससे भी सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम सिक्रीट होता है. एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं. जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं एंजाइम्स. इनका क्या फंक्शन होता है, जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, तो जो ये कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इसको स्मॉलर उसको बिल्कुल उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं
जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाते हैं। तो एंजाइम्स इस तरह से बिगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, they help in the proper digestion of the food, they release the nutrients from the they release the basic absorbable form of substances or molecules from the nutrients। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज अल्टीमेटली रिलीज होगा, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स, और फैट्स जो होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल तक बनाते हैं। तो यहाँ पे ये सारा जो कन्वर्जन है ये एंजाइम्स की हेल्प से ही होता है, राइट। तो हमने पढ़ा था लिवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है, पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। तो पेनक्रियाज में भी, और इसमें हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। जैसे लिवर से बाइल जूस होता है सिक्रीट, और फिर पेनक्रियाटिक जूस में ये एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सारे एंजाइम्स के नाम हैं। So what are basically enzymes? Enzymes are biological catalysts which helps in the digestion of the food by breaking the complex nutrients into simpler absorbable forms। और absorbable forms कौन से होते हैं? ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट से बनता है, अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट होता है, प्रोटीन एकदम ब्रेक डाउन हो गया अमीनो एसिड्स तक बन जाते हैं, ये सब एंजाइम्स की हेल्प से होता है। और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ये सब एंजाइम्स की हेल्प से होते हैं। और उसके बाद में फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसमें उसकी जो एब्जॉर्ब करने वाली जो सरफेस होती है यानी वाइलीज़ में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स और फिर ये सेल तक पहुंचते हैं। सो नाउ यू गेट इट हाउ टू राइट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। Now fifth question है how is small intestine designed to absorb digested food। इसमें आप क्या लिखोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपको यहाँ मिलेगा इसका आंसर पेज नंबर 86। यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, तो ये यहाँ से आप लिखोगे द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड Wileys which increase the surface area for absorption। The wileys are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues। तो हमें जो एकदम टू द पॉइंट आंसर अगर हम देना चाहते हैं, वैसे हमें टू द पॉइंट आंसर ही देना चाहिए। How is the small intestine designed to absorb digested food? Small intestine is designed in such a way that its inner surface has got finger-like projections called wileys। तो अब ये लाइन लिख सकते हो, the inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called wiley which increases the surface area for absorption। और ये भी आप लिख सकते हो वाइलीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक अप द एब्जॉर्ब्ड फूड फॉर ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, राइट। तो यू कैन राइट टिल हियर। सो दिस इज योर आंसर नंबर 5th। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर चिल्ड्रन। तो इसके साथ ही हमारा जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके टेक्स्ट बुक में वो भी आज हमने सॉल्व कर लिए। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको नॉलेज में होना चाहिए कि व्हाट आर डेंटल कैरीज। डेंटल दांत में कीड़ा लग जाना, दांत खराब हो जाना, दांत की जो रूट होती है वो ख़राब हो जाती है, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं डेंटल कैरीज। दांत जो होते हैं उसके ऊपर ये होता है एनिमल डेंटाइन। तो जब ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है तो फिर ये प्रॉब्लम्स शुरू होती है, टूथ डिके होता है, मतलब दांत खराब हो जाता है, दांत सड़ जाता है। सो डेंटल कैरीज और टूथ डिके कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनिमल एंड डेंटाइन। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, कई बार अगर हमने ढंग से खाना खाने के बाद में मुंह नहीं धोया, दांतों को नहीं धोया, एकदम खाना उसमें चिपका रह जाता है, या फिर हम कुछ मीठा खाते हैं और हम मुंह नहीं धोते हैं अपना, तो क्या होता है उसमें खाना चिपका रहता है और वही खाना होता है, उसी में बैक्टीरियाज बन जाते हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये फिर प्लाक जैसा एक सब्सटेंस होता है उसको बनाते हैं। सो जो
ये आप पढ़िए, इट बिगिंस when bacteria is acting on sugar produces acids that softens or demineralizes the enamel. Masses of bacterial cells together with food particles stick to teeth to form dental plaque. प्लाक जो येलो कलर का सब्सटेंस होता है बहुत हार्ड हो जाता है, दांतों के बीच में फंस जाता है, दांतों के बीच में जमना शुरू हो जाता है, तो उसी से ही फिर दांत खराब होने लगते हैं. इसलिए ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as plaque covers the teeth. Brushing the teeth after eating removes the plaque before the bacteria produce acids. If untreated, microorganisms may invade the pulp, causing inflammation and infection. तो ये है डेंटल कैरीज के बारे में. ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि what is meant by dental caries and how is it caused. So it is caused by accumulation of plaque which is formed because of the microbial action on the food remains which is still sticking to the teeth if it is not brushed properly after having food. तो एनिमल और डेंटाइन जो होता है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है और प्लाक जमना शुरू हो जाता है और सलाइवा भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो इसी तरह से प्लाक जमता है और फिर दांत खराब होना शुरू होता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. और अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा रेस्पिरेशन. ये लाइफ प्रोसेस का सेकेंड पार्ट है. So now we are thoroughly done with the nutrition related questions. So I hope आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया. आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अगर आपके पास कुछ क्वेरीज़ हों तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस हो तो आप उसके बारे में, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस. Right children, so if you have liked this, so please give it a like to the session. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए जिससे कि जब भी मैं नया सेशन स्टार्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. गुड नाइट चिल्ड्रन.